नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 30 जून जो है और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट हर उस विद्यार्थी को मिलता रहे जिसको एक बेस्ट करंट अफेयर्स नहीं मिल पा रहा है, राइट। और 29 से आपका पीसीएस का मेंस एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी लोग उस एग्जाम को दे ही रहे होंगे संभवतः, है ना। और जो भी लोग हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपका, है ना। अगर मेरा वीडियो को देख पा रहा होगा रात में शाम को, तो इतना ध्यान रखिएगा कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। ये आप अपने दोस्त लोग को बता दीजिएगा, भाई छोड़े ना क्वेश्चन, चाहे जो भी कंडीशन आ जाए, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बस, ठीक है। आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग करेंगे रिवीजन में हमने कल क्या पढ़ा था कि उत्तराखंड कैबिनेट ने 29 मई 2025 को भारत की पहली योग नीति लागू कर दी है, ठीक है। और यह देश का पहला राज्य हो जाएगा जिसने राज्य योग नीति को जो है लागू कर दिया है, ठीक है। योग नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। याद देखिएगा, गूगल ने 24 जून को सेफर विद गूगल इंडिया समिट के दौरान अपने नए सुरक्षा चार्टर का अनावरण किया। इससे भारत के डिजिटल स्पेस को क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी से लेकर के जो भी धोखाधड़ी होती थी वो रुकेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय ने संरक्षित कौशल उद्यमिता विकास और बाजार संरेखित आजीविका हस्तक्षेप के जरिए महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्टील इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्रूड स्टील की क्षमता हासिल करने के लिए सरकार के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट में एक बात बताई गई है कि भाई भारत में स्टील उत्पादन की वृद्धि चीन और वैश्विक औसत दोनों से क्या है? आगे निकल गई है, यानी कि अपने आप में आगे जो है जा रहा है स्टील उत्पादन में भारत। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नवंबर में राजस्थान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का ऐलान कर दिया है, जो कि आपका होगा राजस्थान में, ठीक है। आइए अब आज की टॉपिक पर आते हैं। लेकिन कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सभी लोगों ने इसका एग्जैक्ट उत्तर सही बताया था, ठीक है। अब आइए हम आज के पहले टॉपिक पर। समुद्री सुरक्षा पर हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कार्य समूह की बैठक का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। कब किया गया है? यह किया गया है 24 से लेकर 25 जून 2025 के मध्य में। कहां पर किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा पर हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, ठीक है, यानी कि इस बैठक का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में आए हुए जो भी लोग थे, यानी कि जो भी प्रतिनिधि थे, ने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा ढांचे को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। आप जानते होंगे सी जो बाउंड्रीज होती हैं, समुद्री जो सुरक्षा होती है, अपने आप में क्या होती है? बड़ी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते होंगे व्यापार जो है जो होता है हम लोग का मोस्टली व्यापार जो है समुद्र के रास्ते ही होता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं समुद्री सुरक्षा जो है आपके लिए क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कार्यक्रम में 13 IONS सदस्य देशों के प्रतिनिधि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस और बाकी अन्य जो है समूह इसमें भाग लिए थे। और IONS संरचना के प्रमुख कार्य समूहों में से एक के रूप में IWDG MARSEC संवाद, सहयोग और कार्यान्वयन पर योग्य परिणामों के लिए एक विशिष्ट मंच के रूप में कार्य करता है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप इतना याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ये जो संगोष्ठी हुई है कहां हुई है? 24 से 25 जून को हुई है, ठीक है। और आप लोग नई दिल्ली में हुई है। क्यों हुई है? ये समुद्री सुरक्षा को लेकर के हुई है, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए कि ये जो बैठक अभी हाल ही में हुई है IWG MARSEC, ये कहां पर हुई है? आप कहेंगे सर नई दिल्ली में हुई है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना यार। अब देखो ऐसे फैक्ट आप पूछ लेगा, ये डाल देगा आपको एग्जैक्टली नहीं, हिंदी में लिखेगा, ऐसे बोल देगा। अब आप नहीं पढ़े रहेंगे तो गलत करके चले आएंगे वहां पर, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बातों को भी। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। आप सभी लोग जानते होंगे एक बड़ा जो है अपने आप में आयोजन होता है। निश्चित तौर पर भारत की संस्कृति परंपराओं को जो है जागृत करने वाला यह जो है मंच है अपने आप में। और भगवान जगन्नाथ की यात्रा वैश्विक लेवल पर जो है फेमस है। और आप जानते हो कि बहुत बृहद स्तर पर यह कार्यक्रम दरअसल आयोजित किया जाता है। लाखों लाख लोग जो है इस आयोजन में क्या होते हैं? शामिल होते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। इनकी यात्रा जो है 27 जून से स्टार्ट हो चुकी है। उड़ीसा में दरअसल ये जगन्नाथ यात्रा जो है बड़े स्तर पर की जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि जो 3 रथ होते हैं, ये तीनों रथ जो है नॉर्मल जो कारीगर होते हैं वो बनाते हैं। इसमें शायद संभवतः किसी भी
लोहे का आयरन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लकड़ी का सारा इस्तेमाल इसमें किया जाता है, कहीं पर कोई नेट बोल्ट आदि इसमें नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा सुनने में आता है। ठीक है, तो ये बड़ी यात्रा आप देख पाएंगे। इस भीड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी महत्ता, इसकी इंपॉर्टेंस कितने बड़े लेवल की है अपने आप पे, है ना। आइए आगे, जगन्नाथ यात्रा जिसे हम सामूहिक रूप से रथ महोत्सव या श्री गुंडीचा यात्रा के नाम से भी इसको जानते हैं, उड़ीसा में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है। यह द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि चंद्र मास के शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन होता है। तो आपके फैक्चुअल डेटा में एक प्रश्न पूछ सकता है, यह समय चंद्रमा की बढ़ती चमक के कारण आध्यात्मिक रूप से शुभ माना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई कौन, बलभद्र, निश्चित तौर पर इनके बारे में आप जानते होंगे। तो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने निवास 12वीं शताब्दी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए 9 दिवसीय प्रवास पर निकले हैं। ठीक है, उड़ीसा के पुरी की यात्रा सबसे बड़ी होती है। उड़ीसा के पुरी से शुरू हुई यह यात्रा जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर तक जाएगी या जाती है। यह यात्रा 12 दिनों तक चलेगी। इसका समापन 15 जुलाई को नीलाद्रि विजय के साथ होगा, जब भगवान अपने मूल मंदिर में क्या होंगे, लौटेंगे। तो ये एक बड़ा भव्य समारोह है। कभी अगर मौका आपको मिले तो निश्चित तौर पर आपको जाना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक आयोजन में जाने पर आपके मन, बुद्ध, विवेक में एक शांति का महसूस होता है और आप जो बुराइयां आपके जो भीतर होती कहीं ना कहीं उससे निकलती हैं, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, एक अलग से एक एनर्जी महसूस होती है। जब भी कभी आप बड़े मंदिर में जाइएगा या जिस भी आप देवता या जिस भी धर्म को आप मानते होंगे, जब भी आप उस पर्टिकुलर धार्मिक स्थान पर जाते हैं, एक अलग से वाइब्स आती है, एक अलग एनर्जी जाती है। जैसे राम मंदिर कभी कभी जाइएगा तो वहां पर जो घंटों की आवाज होती है, जो चीजें होती है, जो धुन होती है, वो आपको एक अलग सा मोटिवेशन देती है और आपको जो है ईश्वर के करीब ले जाती है। जब आप ईश्वर के करीब जाते हैं, जब आप ईश्वर को वास्तव में मानते हैं, तो आपके भीतर की बुराइयां क्या होती हैं, निकल जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा मन में एक ही भाव रखिएगा कि ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, है ना। याद रखिएगा इस बात को। चलिए आइए, अब आप बताइए कि जगन्नाथ रथ यात्रा को और किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने आपको बताया था गुंडीचा यात्रा के नाम से जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर, हो ना। चलिए आइए, कच्चे तेल कुएं में 16 दिन तक जारी गैस रिसाव के बाद हुए विस्फोट को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है। आप जानते होंगे तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसको हम लोग ओएनजीसी के नाम से जानते हैं, ओएनजीसी ने असम के शिवसागर जिले में अपने कच्चे तेल के कुएं में 16 दिनों तक जारी गैस रिसाव के बाद हुए विस्फोट को सफलतापूर्वक रोक दिया है। गैस का रिसाव अपने आप में बड़ी समस्या के रूप में बढ़ सकता था, लेकिन इसको कंट्रोल कर लिया गया है। ओएनजीसी संकट प्रबंधन टीम, ठीक है, ने अंतरराष्ट्रीय कुआं नियंत्रण विशेषज्ञों के साथ मिलकर सावधानी पूर्वक योजना और ठोस प्रयासों के माध्यम से सुरक्षित तरीके से गैस कुआं विस्फोट पर पर्दा डाल दिया, जिससे किसी भी तरह की चोट, हताहत या आग नहीं लगी, जो संकट प्रबंधन की योग्यता को दर्शाता है कि किस तरीके से इसको मिटिगेट कर लिया गया अपने आप पे, है ना। अब चूंकि ओएनजीसी चर्चाओं में है तो क्यों ना हम ओएनजीसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ओएनजीसी, इसका पूरा नाम क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसका नाम। स्थापना इसकी होती है 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत में है। स्वामित्व या भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी कि पीएसयू है अपने आप में, है ना। मुख्य कार्य क्या है, कच्चे तेल अर्थात क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन और विपणन यानी कि प्रोडक्शन करना और इसकी मार्केटिंग करना। विपणन का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग करना होता है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कार्य है। राष्ट्रीय महत्व यह है इसका कि यह भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस खोज एवं उत्पादित कंपनी है। तो ओएनजीसी अपने आप में चर्चाओं में वैसे भी रहती है। ओएनजीसी के बारे में अक्सर फैक्चुअल डेटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह एनएससी और बीएससी दोनों में सूचीबद्ध है। ओएनजीसी का जो स्लोगन है क्या है, मेकिंग टुमारो ब्राइटर। तो ये इसका क्या स्लोगन है। कई बार महत्वपूर्ण संस्थाओं की या एजेंसियों के या कंपनियों के बारे में जो उसके स्लोगन होते हैं वह भी प्रश्न पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी आपको स्लोगन क्या करना है, याद रख लेना, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य में ओएनजीसी के कच्चे तेल के कुएं में गैस रिसाव के बाद विस्फोट हुआ, जिसे 16 दिनों के प्रयास के बाद नियंत्रित कर लिया गया। तो असम में हुआ है। सिंपल सी बात है, सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितना आसान है बताइए, है ना। आइए, जमरानी बांध परियोजना अभी ये चर्चाओं में है। ये कहां पर है, ये उत्तराखंड में है। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसका दौरा किया है। इसकी आधारशिला पहले रखी जा चुकी है, लेकिन अभी इसको पूरा किए जाने का प्रयास जल्दी किया जा रहा है ना। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले में निर्माणाधीन यानी कि अभी ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, निर्माणाधीन बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थल पर चल रहे कार्यों का समीक्षा भी की है वहां पर।
जमरानी बांध परियोजना को 2028 एवं सौंग बांध परियोजना को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दो परियोजनाएं हैं, जमरानी बांध परियोजना और सौंग बांध परियोजना। अब इन दोनों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये कहां पर हैं और इससे क्या कुछ फायदा होगा। तो आइए हम लोग इन दोनों को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं भाई, कहां कहां पर क्या इसकी ऊंचाई क्या है, क्या क्या इससे फायदा होगा। तो अगर हम पहले सौंग बांध परियोजना की बात करेंगे तो इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, ये स्थान कहां पर है। ये सौंग बांध परियोजना दरअसल आपके उत्तराखंड के देहरादून में है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है। आई थिंक जो है आपकी शीतकालीन राजधानी शायद आपकी जो है देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंडसैंण है ना, गैंडसैंण जानते होंगे आप। नदी सौंग नदी पर या सौंग नदी के नाम से भी जानी जाती है और गंगा की सहायक नदी है सौंग नदी पर ही ये परियोजना हो रही है। परियोजना का उद्देश्य क्या है, देहरादून शहर को पीने के पानी की आपूर्ति करना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और बाढ़ नियंत्रण, ये इस योजना का क्या है उद्देश्य है मुख्य तौर पर। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो प्रस्तावित ऊंचाई लगभग 148 मीटर है। लाभार्थी क्या कौन कौन होंगे इस परियोजना से, देहरादून की 25 लाख से अधिक आबादी को इसका फायदा मिलेगा। नियोजन एजेंसी कौन सी है, उत्तराखंड जल संसाधन विभाग है। ठीक, इतना हो गया आपका। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका जमरानी बांध परियोजना। ये कहां पर है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ठीक है, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, सुना क्या ना, तो ये वहीं पर है। नैनीताल आप तो जाते होंगे। नदी क्या उनसे, गोला नदी। गोला नदी पर दरअसल ये जमरानी बांध परियोजना बनाई जा रही है। आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ उत्तराखंड में प्रस्तावित मतलब जो हो रहा है, काम हो रहा है, जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर है, आप कहेंगे सर गोला नदी पर है। मुख्य उद्देश्य सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन करना, लेकिन छोटे पैमाने पर। ठीक है, यानी कि यहां पर बिजली भी उत्पादित की जाएगी। बांध की विशेषता क्या है, ऊंचाई लगभग 130 मीटर है, लंबाई 450 मीटर है। लाभार्थी कौन कौन सा क्षेत्र होगा, उत्तराखंड के अलावा इसमें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर आदि जिलों को भी इसमें लाभ मिलेगा इससे। ठीक है, केंद्र सरकार से स्वीकृति 2023 में भारत सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी। और अगर बात हम करते हैं इसकी लागत की, तो इसकी लागत कितनी थी, 2584 करोड़ रुपए इसकी टोटल लागत आ रही है। तो ये दोनों परियोजनाएं जमरानी और ये आपका जो है क्या कहते हैं, ये जमरानी और ये सौंग बांध परियोजना, दोनों आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में जानकारी दे दी है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए सौंग बांध परियोजना किस राज्य में है। कितना आसान सा प्रश्न है, बताइए। उत्तराखंड राज्य में है, बस हो गया काम, दिमाग क्यों लगाना। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से भी जानते थे। परसों वाली क्लास में, शायद कल की क्लास में मैंने आपको उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बारे में बताया था। सन 2000 में जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, उत्तराखंड की। पहले इसको उत्तरांचल के नाम से जानते थे। किसके नाम से, उत्तरांचल के, पता है ना, उत्तरांचल के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, चलिए आइए बिहार में मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग। पहली बार ऐसा होगा जब बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर वोटिंग जो है, यानी कि वोट डालेंगे आप अपने फोन के माध्यम से, ऑनलाइन आप अपना जो है डाल सकते हैं वोट। ये अभी हाल ही में जो वहां पर नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं वहां पर इसको अपनाया जाएगा। हालांकि ये ऐच्छिक है और खासकर ये जो भी हमारे सिटीजन वगैरह हैं या हैंडीकैप है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए सुविधा प्रदान की गई है। ऐच्छिक है, आप चाहें तो मोबाइल से दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो बूथ पर जाकर के भी दे सकते हैं। इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप अपना आराम से बैठ करके काम कर सकते हैं। वैसे ये सुविधा पूरे देश में लागू की जानी चाहिए, बिकॉज ऑफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वोट नहीं डालते हैं। तो अगर वो क्या कहते हैं प्रेजेंट हैं, अपने रूम पर हैं, नहीं जाना चाहते हैं बाहर, तो आराम से क्लिक किया और अपना हो गया, है ना। चलिए आई थिंक बहुत जल्दी ये धीरे धीरे करके एक एक राज्यों में शुरू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार शुरू कर दे इस पहल को। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग होगी। ई वोटिंग इसको बोलेंगे। ई वोटिंग 28 जून को बिहार की नगरपालिका आम और उप निर्वाचन 2025 के लिए होगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरपालिका आम और उप निर्वाचन 2025 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में उन्नयन नवाचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ई वोटिंग प्रणाली की नींव रखी है। आपके एग्जाम प्रश्न पूछ लेगा कि ई वोटिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। आप कहेंगे सर आपका उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन, तो आप कहेंगे सर बिहार। बिहार क्या है, हमारा पड़ोसी राज्य है। और बिहार के बारे में बुराई कतई मत कीजिएगा आप लोग, है ना। बिहार और बिहारियों के बारे में कई बार लोग बहुत बुराई करते हैं, गलत बात होता है ना। चलिए, ई वोटिंग से मतदान करने वाले पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 51,157 है, जिसमें प्राथमिक रूप से वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिलाएं एवं प्रवासी मजदूर मतदाता शामिल हैं। यानी कि ये लोग भी इसमें वोट दे सकते हैं। भाई कोई मजदूर है, बाहर रह रहा है,
नहीं वोट दे पाएगा तो अपने फोन से दे देगा, कितना अच्छा है। इससे क्या होगा, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा और एक स्वच्छ और बेहतर लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। यह बड़ा अच्छी बात है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर फोन से अगर वोटिंग पड़ गया तो मुझे लगता है लगभग जो है 80-90% जनसंख्या जो है वोटिंग करेगी, डैम श्योर करेगी, दावा मैं करता हूं। यह मेरी खुद की एनालिसिस है जो मुझे लगता है। तो इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, यह पंजीकृत मतदाता 28 जून को मोबाइल ऐप के से घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। ऐच्छिक सुविधा है, आप चाहें तो इसे ले, नहीं तो आप बूथ पर जाकर के भी वोट दे सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए, बिहार में ई वोटिंग व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग होगी। बिल्कुल सही बात है। ई वोटिंग की सुविधा केवल प्रवासी मजदूरों के लिए अनिवार्य है। ऐसा है क्या? नहीं भाई साहब, इसमें प्रवासी मजदूर, सीनियर सिटीजन, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग सभी लोग हैं, तो ये हो गया रॉन्ग। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पूर्व पंजीकरण आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। तो ये गलत है, ये सही है दोनों। तो 1 और 3 सही है। अब 1 और 3 कहां पर है? ए में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक लगा लीजिएगा इसको, है ना, टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 210 यानी कि 210 NH 210 को मंजूरी मिल गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने, यह सिक्किम में हुआ है ना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जो मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 210 NH यानी कि नेशनल हाईवे 210 को मंजूरी दे दी है। यह नया राजमार्ग नामची जिले के मेली को गंगटोक जिले के सिंगताम से जोड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। यह सिक्किम की भौगोलिक सीमा के भीतर पूरी तरह से निर्मित होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग होगा जो राज्य के लिए कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये एक बड़ा हाईवे है अपने आप में, सिक्किम के विकास के लिए जो है ये बड़ा दूरगामी साबित होगा अपने आप में। तो ये आपको याद रखना है। अक्सर आपके एग्जाम में नेशनल हाईवे पर प्रश्न पूछ लेता है। आज ही मैं आपको टास्क देता हूं कि आज आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है लल्ला जी कि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, इनको पढ़ लेना, एक बात। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, और जो राज्य मार्ग हैं दोनों, ठीक है, कौन कौन सा नेशनल हाईवे कहां कहां पर जोड़ेगा, किस किस से? गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, आपका यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, ऐसे गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेसवे हो गया। ये सब कहां कहां से शुरू होंगे, कहां तक जाएंगे, इस बीच में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ये सब आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और वादा मैं करता हूं आपसे कि एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, डैम श्योर है। इसलिए उत्तर प्रदेश के में नेशनल हाईवेज की लंबाई कुल कितनी हो गई है, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन के मामले में कितने नंबर पर है, कौन सा हाईवे कहां से निकला, कहां पर जुड़ा, उसमें कौन कौन से जो है आपके जिले आते हैं, ये सब जानकारी आज आपको पढ़नी है। ये आज आपका टास्क है। भाई साहब दिल दिमाग खोल के देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ना ही पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है आपको। ठीक, आइए चलिए, अब बाकी इसके बारे में और भी जानकारी यहां पर दी गई है कि क्या क्या इसके फायदे होंगे। ये आप लोग चाहें तो आराम से इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। आप कहेंगे सर पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ के लिए डिकोड एग्जाम का पब्लिक ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर जाइए और डिकोड एग्जाम सर्च कीजिए टेलीग्राम पर। वहां पर लगभग 32-35 हजार समथिंग सब्सक्राइबर हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर रात के 9 बजे पीडीएफ आपको मिल जाती है, ठीक है, वहां से पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि नेशनल हाईवे 210 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ेगा? सिंगताम और राउंगकाला, मेली और सिंगताम, नामची, गंगटोक, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग। क्या जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा? बी वाला ऑप्शन, यानी कि मेली और सिंगताम को। ठीक है, देखो यहां पर लिखा भी तो होगा भाई साहब, देखो ये देखो, मेली को गंगटोक जिले के सिंगताम को जोड़ेगा। ठीक है, चलिए, मेडागास्कर की 65वीं स्वतंत्रता दिवस अभी जो है, इस पर एस जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं भैया। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट इस बात को। ठीक है, इस बीच भारत मेडागास्कर संबंधों को मजबूती देने में महासागर नीति को भी प्रमुख मार्गदर्शन बताया गया है। भाई इसके संबंधों की मजबूती में महासागर नीति क्या प्रमुख है? यह नीति हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भागीदारी और सहयोग को क्या करना, बढ़ाने के लिए रणनीतिक सोच को दर्शाती है। तो अब यह महासागर नीति है क्या भाई साहब, यह भी जरूरी है आपके जानना। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, क्या है महासागर नीति। महासागर नीति भारत की हिंद महासागर क्षेत्र, ठीक है, यानी कि इंडियन ओशन रीजन में सक्रिय, समन्वित और रणनीतिक भागीदारी का प्रतीक है। यह नीति भारत की सागर, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, पहल का विस्तारित और ठोस स्वरूप है।
पूरा नाम क्या है इसका महासागर का? मैरीटाइम अवेयरनेस हाई अलर्ट सिस्टम फॉर एक्शनेबल जियोस्ट्रैटेजिक एंड अलाइड रिस्पांस। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ये रिस्पांस हिंदी में लिख गया है रिस्पांस। तो ये क्या है आपका, क्या है ये आपका जो है पूरा का पूरा इसका नाम है रिस्पांस, रिस्पांस। ठीक है, इंग्लिश में कर लीजिएगा इसको रिस्पांस। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में फुल फॉर्म इसका पूछ ले। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को सशक्त बनाना, समुद्री सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना, सहयोगी देशों के साथ रक्षा और आर्थिक संबंध बढ़ाना, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। अब मुझे बताओ जरा एक पॉइंट, व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? जल्दी बताओ, अगर नहीं पता है तो आज ही क्या करिएगा, नेट पर सर्च कीजिएगा कि आखिर आपकी जो है ये ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। यहां पर खूब सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर संतुलन बनाना। आप जानते होंगे हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र अपने आप में भारत के लिए बड़ा जरूरी है और चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए दरअसल यह नीति अपने आप में जरूरी है। हिंद महासागर को लेकर के महासागर नीति क्या है, ऐसा प्रश्न आप एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसलिए महासागर नीति को आप लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से भी क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी कि यहां पर आप लिख लीजिएगा कि ये प्री और प्लस मेंस के लिए भी क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भैया ये किस तरीके से जो है सिक्योरिटी को मजबूत करने का काम करेगा, या हिंद महासागर क्षेत्र में महासागर नीति का क्या योगदान है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, महासागर नीति का उद्देश्य हिंद महासागर में क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, यह नीति केवल भारत और मेडागास्कर के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने तक सीमित है। नहीं भाई साहब, ये तो हिंद महासागर के अलावा और कई देशों के साथ भी है। यह नीति भारत की सागर पहल यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है, 1 और 3 सही है। अब देखिए 1 और 3 कहां पर है ऑप्शन में, तो यहां पर है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश का पहला तितली अभयारण्य, भाई साहब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी टिक लगा लीजिए। जून 2025 में केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक रूप से पहला तितली अभयारण्य जो है घोषित कर दिया है। और अरलम ये जो वन्यजीव अभयारण्य है इसकी स्थापना कब होती है, 1984 है ना, 1984 में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। इसको एक बार कंफर्म कर लो कि अरलम की जो है यही क्या वास्तव में यही हुई थी स्थापना, अरलम वन्यजीव अभयारण्य। आई थिंक 1984 ही होना चाहिए संभवतः, जहां तक 1984 होगा या 1884 होगा, क्या होगा बताओ। देखते हैं जोर कितना बाजुए का तिल में है सरफरोशी की तमन्ना। सही है, बिल्कुल सही बात है, 1984 ही होगा। ठीक है, 1984 ही होगा। ठीक है, चलिए यह अभयारण्य कन्नौर जिले में स्थित है और लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि केरल के किस जिले में है, ये कन्नौर जिले में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहां अब तक 266 से अधिक तितली प्रजातियां पाई गई हैं, जिनमें कई पश्चिमी घाटों की अंतर्धनात्मक प्रजातियां भी इसमें क्या है शामिल है। एक बात ध्यान रखिएगा, तितलियों पर अक्सर प्रश्न पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। मैं देख रहा हूं कि विगत 2-3 सालों से तितलियों पर किसी ना किसी रूप में प्रश्न पूछा गया है। याद करिए कहां कहां पर कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया। पीसीएस में बात कर रहा हूं, और अगर पीसीएस में तितलियों पर प्रश्न पूछा गया है इसका मतलब आरओ में ही प्रश्न आपके बन सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ओके, दिसंबर से फरवरी तक अल्बाट्रॉस तितलियों की विशाल प्रवास भी यहां पर देखा जाता है। ये एक प्रकार की तितली है जिसकी बहुतायत यहां पर मिलती है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है, यही पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब बताइए, भारत का पहला तितली अभयारण्य यानी कि जो बटरफ्लाई सेंचुरी है वो कौन सा है? तो साइलेंट वैली अभयारण्य, पेरियार, अरलम वन्यजीव अभयारण्य या फिर वन्य अरघट्टा तितली पार्क, ये है अरलम, है ना, सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, बढ़िया है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा तुरंत, इंपॉर्टेंट। चलिए अब आज आपके सामने आज का अभ्यास प्रश्न है। मुझे बताइए कि जो है ये गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? इंडोनेशिया, इजराइल, अमेरिका, फिर ईरान। किस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है शामिल हुए थे गणतंत्र दिवस 2025 में? और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, याद रखिएगा पॉइंट। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब आपके सामने पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपका लक्ष्य पीसीएस 2025 या 26 का एग्जाम देना है या उसके आगे देना है, या फिर आपको आरओ 2026 का देना है, या आपको यूपीएससी भी देना है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। यानी कि इस एक कोर्स के माध्यम से ना सिर्फ आपकी पीसीएस की तैयारी हो जाएगी, बल्कि आरओ की भी तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी, और यूपीएससी के 4 पेपर की तैयारी और प्रीलिम्स की काफी हद तक तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप चाहें इससे जुड़ करके आप जो है
बढ़ सकते हैं आगे। इस कोर्स को लेने के बाद किसी बाहरी पुस्तक या नोट्स आदि की आवश्यकता आपको नहीं रह जाएगी। इतना कुछ करा दिया जाएगा कि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, उसके बायलैंग्वेज नोट्स और बहुत कुछ आपको मिलेगा। इसमें आपको प्री की टेस्ट सीरीज, आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली पीसेस प्री का क्विज, आपकी आंसर प्रैक्टिस, आपको पर्सनल मेंटरशिप, गाइडेंस, बहुत सारी चीजें जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। और इसमें सीसैट का अलग से रहेगा क्लासेस, हिंदी निबंध की क्लासेस भी आपको इसमें अलग से दी जाएंगी। तो और बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो अगर अभी भी आपके पास समय, अगर आपको लगता है कि आरओ नहीं दे रहे हैं या इन फ्यूचर आपको आरओ देना है या पीसीएस का एग्जाम देना है, तो बिना किसी झिझक के आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस कोर्स को ले सकते हैं। बड़ी मिनिमम फीस है। वैसे देखा जाए तो जितना हम लोग इसमें देंगे ये सारा का सारा फीस 1 लाख प्लस जाएगा, लेकिन इतनी फीस बिल्कुल नहीं है। 1 लाख से बहुत कम है फीस। आप इसको जो है आराम से ले सकते हैं। यकीनन आपको इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। अगर इस कोर्स में आपको एनरोल होना है तो इसके लिए आप जो है हमें पीसेस लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं 8604409201 पर। ये कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी आपको यहां पर मेंशन किया गया, ठीक है। और इसमें जो है एक फायदा ये होगा कि अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और अगर इंटरव्यू तक जाते हैं और इंटरव्यू का फाइनल परिणाम कुछ भी हो, डजंट मैटर, आपकी फीस जो आज की डेट में आप हमें सबमिट करेंगे वो सारी की फीस आपकी क्या हो जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है इसका। आप लोग इससे जुड़िएगा। यहां पर आपके पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे। प्री का पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट अलग से बनी होगी, वो भी किताब नहीं लेनी है। मेंस का पीवाईक्यूज और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो भी आपको कराए जाएंगे क्लास में ही। यानी कि अगर माना कि आज सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन के टॉपिक को पढ़ाने के बाद विगत वर्षों में भारत छोड़ो आंदोलन से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो कराए जाएंगे। इसके साथ में भारत छोड़ो आंदोलन पर और भी किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वह भी आपको क्लास में बताया जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। निश्चित तौर पर इससे आपको फायदा मिलेगा। जुड़िएगा इस कोर्स से। बाकी मैंने आपको बता ही दिया 8604409201 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आपके सामने एक प्रश्न है मुख्य परीक्षा का, हिंद महासागर के संदर्भ में महासागर नीति पर चर्चा कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लिखिएगा 200 वर्ड्स में। कितना? 200 वर्ड्स में इसको लिखिएगा। लिख करके आप मुझे भेज सकते हैं, फ्री में कॉपी चेक कर दूंगा। 8604409201 8604409201 इस पर अपनी कॉपी भेज दीजिएगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी कॉपी चेक कर दूंगा आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। कल मिलेंगे हम लोग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।